Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher from Vishwas School. Students, we were discussing about business environment and उसके अंडर हम डिस्कस कर रहे थे मैक्रो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को। तो वहाँ हमने बात की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की और सोशल एनवायरनमेंट की। आज हम कुछ और कंपोनेंट्स की या डायमेंशंस की बात करेंगे कि मैक्रो एनवायरनमेंट में और क्या क्या इंक्लूड होता है। आज हम बात करते हैं पहले टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जैसा इसका नाम है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये, कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो भी आपके आते हैं वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो इनोवेशंस होती रहती हैं, नए नए तरीके प्रोडक्शन से रिलेटेड, बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड, वो सब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके मोबाइल फ़ोन्स रोज़ नए फीचर, रोज़ नई टेक्नोलॉजी जो है वो लॉन्च हो रही है। आपके फ़ोन में जो एंड्रॉयड वर्ज़न है, थोड़े कुछ टाइम के बाद नया एंड्रॉयड वर्ज़न आ जाता है, उसके अपने कुछ फीचर्स हैं। फ़ोन में इनबिल्ट और भी बहुत से फीचर्स हैं जो हमारे पास नए पिछले कुछ सालों में हमने देखे। तो ये सारा टेक्नोलॉजी का पार्ट है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि जो फीचर फ़ोन बनाती थी कंपनियां, जो पुराने टाइप के जो फ़ोन थे, बटन फ़ोन्स, अब अगर उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया होता या जिन्होंने नहीं भी किया, उनके लिए थ्रेट है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत नई टेक्नोलॉजी आ गई। ये आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। यहाँ पर फ़ायदा ये है कि जितना आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे उतना ही आपके बिजनेस के लिए भी और आपके कस्टमर्स के लिए भी, दोनों के लिए फ़ायदा है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास होती हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड न्यू टेक्निक्स और बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड भी न्यू टेक्निक्स कह लीजिए या नए तरीके। इसके अगर हम कुछ इम्पैक्ट की बात करें पिछले कुछ ईयर्स की, तो जैसे कि जो टीवी सेट्स का लॉन्च होना, आज तो खैर हम टीवी सेट से भी बहुत आगे की दुनिया में आ गए, बहुत इंटरनेट है हमारे पास, मोबाइल टीवीज़ हैं। बट जो बेसिकली हम अगर टीवी टेलीविज़न की बात करें तो उसकी वजह से जो है वो रेडियो इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। लोगों ने बिल्कुल बंद ही कर दिया रेडियो देखना, क्योंकि सिर्फ ऑडियो फैसिलिटी थी ना उस पर। अब लोगों के पास टीवी थे, वीडियो फैसिलिटी मिली। इसी तरह से आप एग्जांपल ले सकते हो कि जो फोटोस्टेट का आपको एक नया मशीन मिला, टेक्नोलॉजी मिली, उसकी वजह से जो है वो कौन से बिजनेस अफेक्ट हुए, जो कार्बन जो है वो पेपर बनाने वाले, कार्बन पेपर्स बनाने वाली जो आपकी कंपनीज थी, वो जो है वो अफेक्ट हुई, क्योंकि कार्बन पेपर को लोगों ने लेना ही बंद कर दिया। अब उनके पास डायरेक्ट ऑप्शन है कि वो फोटोस्टेट करा सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत से अदर एग्जाम्पल ले सकते हो कि लाइक डिजिटल जो मार्केट में गैजेट्स आने लगे हैं, उसकी वजह से ट्रेडिशनल जो आपके प्रोडक्ट्स से वो बिकना बंद हो गए। डिजिटल वॉचेस आ गई मार्केट में, तो जो नॉर्मल वॉचेस थी अब नहीं पहनता है कोई, क्योंकि आजकल तो डिजिटल वॉच है, बहुत सी एक वॉच का फंक्शन ना करके अदर फंक्शंस बहुत से कर देती हैं। यहाँ बेसिकली यही है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये बिज़नेस के लिए थ्रेट भी लाती है, अपॉर्चुनिटी भी लाती है। जो बिज़नेस टाइम रहते अपने आप को मोल्ड कर लेता है, वो इस टेक्नोलॉजी से अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर जाता है, और जो टाइम के साथ नहीं चलता, अपने पुराने तरीकों को नहीं छोड़ता, वो बिज़नेस फिर बंद होने की जो है पोजीशन पर आ जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आपको ओवरटेक कर जाएगी, आपका बिज़नेस बहुत पीछे रह जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे एनवायरनमेंट की, दैट इज लीगल एनवायरनमेंट। तो लीगल एनवायरनमेंट में आप इंक्लूड करते हो जो भी आपका गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस लेती है,
all the decisions taken by government, कोई भी रूल पास कर रही है गवर्नमेंट आपकी, उसके अलावा कोई भी डिसीजंस अदर कोई कमीशंस एजेंसीज जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हैं या उन्हें अपॉइंट किया गया है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, तो उन्होंने जो भी डिसीजंस पास किए स्टेट लेवल पर, ओके, नेशनल लेवल पर या लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो भी है यहाँ पर, तो आप कह सकते हो कि जो कमीशंस या फिर जो एजेंसीज आपकी जो हैं वो वर्क कर रही हैं, रिगार्डिंग बिजनेस भी हो सकता है, रिगार्डिंग फॉर अदर पर्पस, वर्किंग एट यू कैन से नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पर। तो इन एजेंसीज के भी जो डिसीजंस, जो रिकमेंडेशंस आती हैं, वो भी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। सो बेसिकली लीगल एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू द लॉ, कानून, कि जो भी कानून बनाए जाएंगे वो आपके बिजनेस को सर्टेनली अफेक्ट करेंगे। अब अगर किसी प्रोडक्ट को गवर्नमेंट बैन कर दे मार्केट में, तो आप उसकी प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, ओके। उसके अलावा भी बहुत से लीगल डिसीजंस हो सकते हैं आपके पास, जैसे कि कोई जो है वो टैक्स रेट जो है किसी प्रोडक्ट पर बढ़ा दी, इंपोर्ट पर रोक लगा दे, एक्सपोर्ट पर, कोई भी लीगल डिसीजंस, गवर्नमेंट के जो भी एक्ट पास होते हैं जिनकी वजह से आपका बिजनेस जो है वो अफेक्ट हो सकता है, वो सारा इसमें इंक्लूड होगा। तो ये दोनों ही हैं कि इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और इसमें थ्रेट्स भी होंगे। आप अगर क्लोजली स्टडी करेंगे तभी टाइम रहते आप अपने बिजनेस को मोल्ड कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द अपकमिंग चेंजेस, कि जो भी चेंज आने वाला है। कोई भी बिजनेस अपने आप को लीगल फ्रेमवर्क से बचा नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली आपको काम तो देश के कानून के अनुसार ही करना होगा। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स अगर लें इसके कि लीगल एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट कर सकता है, तो आप जैसे कि सबसे मेन जो आप कह सकते हो एफडीआई के रिगार्डिंग, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ ये डिसीज़न लिया गया कि देश में और एफडीआई होनी चाहिए, तो उसकी वजह से आपके देश में फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आई, मल्टीनेशनल कंपनीज़ का आना हुआ, आपके देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट भी मिली लोगों को और अच्छी और नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स भी आए। ये सारा एज कंज्यूमर फ़ायदे में है और एज बिजनेसमैन डोमेस्टिक लेवल पर कंपटीशन क्रिएट करेगा। तो आपको यहाँ एज बिजनेसमैन देखना है कि अब आप कैसे फेस करेंगे इन चैलेंजेस को, ओके। क्योंकि यहाँ अगर एमएनसीज वर्क करेंगी कंट्री में, तो जो डोमेस्टिक लेवल की कंपनीज हैं उन्हें भी अपग्रेड होना होगा, अपने प्रोडक्ट्स को नए तरीके से पेश करना होगा मार्केट में, तभी जो है वो एमएनसीज के आगे टिक पाएंगी। ये आपका है लीगल एनवायरनमेंट। देन हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो ये है आपका पॉलिटिकल जो है वो बिहेवियर से रिलेटेड, कि यहाँ पर आपकी कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, मीन्स आपकी जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है या नहीं है, देश में जो सरकार चल रही है वो स्टेबल है या नहीं है, कंट्री में पीस का माहौल है या नहीं है आपकी, और जो गवर्नमेंट है उसका एटीट्यूड कैसा है बिजनेस की तरफ, ओके। गवर्नमेंट्स एटीट्यूड टुवार्ड्स योर बिजनेस। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करेगा वो यही है कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड आपके बिजनेस के रिगार्डिंग। अगर गवर्नमेंट किसी बिजनेस को प्रमोट करना चाहेगी तो वहाँ उस बिजनेस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज़ दे सकती है, ग्रांट्स दे सकती है। तो कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें चाहती है गवर्नमेंट कि इन्हें प्रमोट किया जाए,
बिकॉज उसकी वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर उठेगा। और उसके अलावा आपके देश में कंडीशंस कैसी हैं, कहीं ऐसा नहीं कि सरकार स्टेबल ही नहीं है, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट है ही नहीं, मल्टीपल पार्टीज़ ने मिलके अलायंस बनाया हुआ है। सो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही देखना है कि वो अपने कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन को कितना हद तक डेवलप करना चाहती है। कि जैसे अगर हम बात करें बहुत साल पहले की 1977 की, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो नहीं चाहती थी कि हमारे इंडिया में एमएनसीज आएँ, फॉरेन की कंपनीज आकर के बिजनेस करें। तो उसकी वजह से कोका कोला और आईबीएम जैसी कंपनीज को इंडिया छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी। फिर गवर्नमेंट चेंज हुई तो उन्हें लगा कि इनकी वजह से ही तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट था, फॉरेन लोगों का पैसा लगा था यहाँ पर, तो हमारे देश में अल्टीमेटली जो है वो डेवलपमेंट हो रही थी। तो फिर उनका जो एटीट्यूड था वो सॉफ्ट था, लिबरल था एमएनसीज के टुवर्ड्स। तो एमएनसीज का फिर से आना हुआ, मल्टीनेशनल कंपनीज का। तो आपके देश में फिर से जो है वो एक डेवलपमेंट आती है, क्योंकि अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर ही बिजनेस चलेगा तो नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी। हमें चाहिए कि हमारे यहाँ बाहर के देशों की कंपनियां भी आकर के अपने प्रोडक्ट बेचें, ताकि आपके देश में डेवलपमेंट हो। इट्स नॉट अबाउट कंपटीशन कि हम जो है वो सब कुछ खुद ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं टेक्नोलॉजी बेस्ड जो अगर इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो सकती हैं तो हम उन्हें खरीदें फॉर द वेलफेयर ऑफ आर कम्युनिटी। ओके, इट्स ओके कि हम जो है वो स्वदेशी ब्रांड्स खरीदें, देश में उसका ऑल्टरनेट ढूंढें उसके प्रोडक्शन का। दैट इज़ गुड फॉर डोमेस्टिक लेवल बिजनेस, बट येस इफ़ वी वांट टू ग्रो देन वी हैव टू बिहेव लाइक अ ग्लोबल विलेज, कि पूरे ग्लोब की जो कंट्रीज़ हैं वो अंडर वन रूफ काम करें, तभी एक दूसरे को हम लोग अपलिफ्ट कर पाएंगे। जिन्हें भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, किसी को कैपिटल की ज़रूरत है, सो इट्स वर्क लाइक दैट, कि जहां हम एक दूसरे के अपलिफ्टमेंट में हेल्प करेंगे। सो यहाँ हमने मैक्रो के एनवायरनमेंट के सारे डायमेंशंस को। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। रिफॉर्म मतलब कुछ चेंजेस लाना। इकोनॉमी के रिगार्डिंग अब हम बात करेंगे। तो ये जो रिफॉर्म्स लाई गई, जो चेंजेस लाए गए, वो लाए गए 1991 में। इस ईयर में ये चेंज क्यों लाने पड़े कि 1991 में हमारी जो इकॉनमी थी वो शटडाउन पीरियड में आ गई थी ऑलमोस्ट, कि बहुत ज़्यादा जो है वो सिचुएशन हमारे देश की प्रॉब्लमेटिक थी, क्राइसिस की सिचुएशन थी, कि उस टाइम पर जितनी भी फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, वो लॉस में चल रही थी। तो गवर्नमेंट को ज़रूरत थी फंडिंग की, कि पैसा आना चाहिए इंडस्ट्रीज़ में, ताकि ये लोग अपने बिजनेस को अच्छे ढंग से जो है वो चला पाएँ। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लाए। उन चेंजेस की हम बात करेंगे। तो उन चेंजेस में जो उन्हें एक शॉर्ट में नाम दिया जाता है वो कहा जाता है एलपीजी। तो एलपीजी का मतलब यहाँ पर जो आपके पास है वो 3 अलग अलग टर्म्स हैं हमारी एलपीजी में। तो एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है एक सॉफ्ट एटीट्यूड अपनाना किसी चीज़ की तरफ, कि लिबरल कर देना रूल्स को, रेगुलेशंस को। तो यहाँ गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी बिजनेस करने से रिलेटेड एक्सेसिव जो बर्डन्स थी, रूल्स थे, उन्हें गवर्नमेंट ने लिबरल कर दिया, एक्स्ट्रा रूल्स रेगुलेशंस हटा दी, ताकि बिजनेस करने में प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ गवर्नमेंट ने आपको फ्रीडम दी कि आप जो है वो अपने बिजनेस को अच्छे से कर सकें। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो पॉलिसीज़ हैं
उन्हें जो है उनके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटाई, उस प्रोसीड्यूर को सिंपल किया, रेट ऑफ टैक्स थे जो उनमें रिडक्शन की, गुड्स और सर्विसेज का जो प्राइजेस था वो इंडस्ट्रीज को ये परमिशन दी कि वो खुद ही फिक्स कर सकें। पहले गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता था उसमें। उसके बाद जो भी आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी उस प्रोसेस में गवर्नमेंट ने जो है वो लिबरल एटीट्यूड दिखाया कि जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट रिसीव हो सके फॉरेन कंट्रीज से, क्योंकि फंडिंग की ज़रूरत थी इंडिया को। सो इस तरह से गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन को लाया, एक लिबरल एटीट्यूड अपनाया बिजनेस के रिगार्डिंग हमारे देश में, ताकि हमारे देश से क्राइसिस को ख़त्म किया जा सके। अब नेक्स्ट टर्म आती है पी। एलपीजी लिखा मैंने, तो पी स्टैंड्स फॉर प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग होता है कि जब कोई सेक्टर, गवर्नमेंट अपने किसी सेक्टर को प्राइवेट हैंड्स को सौंप दे, पूरी तरह से भी अपना शेयर उसमें से निकाल सकती है और कुछ हिस्सा पार्शली भी अपना शेयर सेल कर सकती है। एक तो ये है प्राइवेटाइजेशन। इसी के साथ कि अगर कोई पर्सन कुछ ओपन करना चाहता है, कोई कंपनी, कोई बिजनेस, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में कर रहा है, मीन्स हमारी कंट्री में अगर प्राइवेट सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी तो उसे बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। सो आप यहाँ पर ब्रॉडली स्पीकिंग अगर आप बात करें प्राइवेटाइजेशन की, तो एक नया एंटरप्राइज भी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जो है वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो देन इट्स ऑल्सो प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट का ज़रूरी नहीं है कि वो सेल ही करे, बट एक हाईलाइट के तौर पे अगर बोला जाता है तो ये है कि आज के टाइम में जो गवर्नमेंट है वो डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी अपना रही है, कि गवर्नमेंट जो है वो सेल कर रही है अपना हिस्सा प्राइवेट सेक्टर में से, इज सेलिंग हिज शेयर फ्रॉम पब्लिक सेक्टर की। पब्लिक सेक्टर में जो भी उसका शेयर है उसे गवर्नमेंट जो है वो सेल करती जा रही है। जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा, फरवरी में न्यूज़ में था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हमारी, उन्होंने कहा कि LIC में से गवर्नमेंट जो है वो अपना कुछ पार्ट सेल करेगी। फिर उसके बाद IDBI जो बैंक है उसमें से भी सेल करेगी। सो यहाँ गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे पास प्रॉपर फंडिंग नहीं है इस बिज़नेस को चलाने के लिए या इस सेक्टर को जो है वो रन करने के लिए। तो हम अगर अपना हिस्सा प्राइवेट हैंड्स को सौंप देंगे तो वो लोग इसको बेटर वे में रन कर पाएंगे। एक तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा, अच्छी नई मैनेजमेंट स्किल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, जो कि हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास नहीं है उसको मैनेज करने की स्किल। सो बेसिकली डेवलपमेंट के लिए है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथों में जब तक वो यूनिट्स थे तब तक वो एज सिक यूनिट्स थे, कि उनके पास ना तो प्रॉपर मैनेजरियल स्किल थी, ना ही फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से जा रही थी, तो इसीलिए वो अच्छे से वर्क भी नहीं कर पा रहे थे। और गवर्नमेंट को जब अपना फिस्कल डेफिसिट कम करना होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है कि गवर्नमेंट की इनकम तो देखो कम है और उसके खर्चे, स्पेंडिंग जो है वो पब्लिक के ऊपर ज़्यादा है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को होता है लॉस या घाटा, उसे कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। कि जब इनकम टैक्सेस वगैरह से जो गवर्नमेंट इनकम कमाती है वो कम हो और जो आपका स्पेंडिंग है गवर्नमेंट का फॉर पब्लिक वो ज़्यादा है, देन इट्स फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए जो है वो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन लाती है। उसके अलावा गवर्नमेंट को खुद को भी अगर फंड्स की नीड है तो भी गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर सकती है। नेक्स्ट हमारी जो टर्म है LPG में, तो G स्टैंड्स फॉर ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर, कि ना सारी कंट्रीज जो हैं वो मिल करके बिजनेस करें, या आप कह सकते हैं कि आप लिंक करें, लिंकिंग इंडियन
इकॉनमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की यानी बाकी की जो कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमीज़ के साथ हम हमारी कंट्री की इकॉनमी को लिंक करें। बेसिकली सिंपल वर्ड्स में ये कहा जा रहा है कि बिजनेस का डेवलपमेंट हो, ट्रेड जो है वो सारी कंट्रीज़ आपस में करें, तो ही जो है हम टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज ले पाएंगे और बिजनेस का स्केल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा बिजनेस का। सो यहाँ क्या कह सकते हो आप कि जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं आपकी, उनका जो है वो फ्री मूवमेंट हो, कि वो फ्रीली जो है वो मूव कर सकें। पीपल जो हैं वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में फ्रीली मूव करें। गुड्स सर्विसेज इजीली आप सेल कर पाओ दूसरी कंट्रीज़ को। कैपिटल जो है वो एक से दूसरी कंट्री में फ्रीली मूव करे, मींस आपके देश में फॉरेन कैपिटल आए, एफडीआई मिले आपको। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी जो है वो उसका भी फ्री मूवमेंट होना चाहिए। सो ये सारे आपका जो है वो ग्लोबलाइजेशन जो है वो आपको बेनिफिट देता है। जैसे देखिए ग्लोब होता है, उस पर सारी कंट्रीज़ का मैप होता है, तो यही है ग्लोबलाइजेशन का मतलब, कि सारी कंट्रीज़ एक रूफ के नीचे बिजनेस करें। तो यहाँ ये 3 आपकी जो है वो एलपीजी पॉलिसीज़ लाई गई मेनली, जहाँ गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि एफडीआई लाना है देश में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन कैपिटल जो है वो हमारे देश में आए। हमारे देश के जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये 3 मेजर पॉलिसीज़ लाई। इसके अलावा भी कुछ और स्टेप लिए, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, एक लाई न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो अननेसेसरी लाइसेंस वगैरह इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बर्डन है, कि बिना गवर्नमेंट के लाइसेंस के वो ओपन नहीं कर सकते इंडस्ट्री, उस बर्डन को रिमूव किया। प्राइस कंट्रोल हटाया, जिससे प्राइवेट लोगों को नई इंडस्ट्री लगाने में जो है वो इजी हो गया स्टेप उनके लिए। तो इससे आपके देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, नई नई इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हुई। तो गवर्नमेंट यही चाहती थी कि हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, तो इसीलिए ये नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई, जिसमें एक्स्ट्रा रूल्स रेगुलेशंस को हटा दिया गया। ये वही लिबरलाइजेशन से कनेक्टेड चीज़ है। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू ट्रेड पॉलिसी लाई। इस ट्रेड पॉलिसी में भी जो रूल्स रेगुलेशंस थे या जो एक्स्ट्रा बर्डन थी, रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते या इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया इस ट्रेड पॉलिसी में, ताकि फॉरेन ट्रेड करने में आसानी हो। उसके बाद जो नेक्स्ट रिफॉर्म लाई वो थी फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल रिफॉर्म्स में वही बात है, यहाँ पर फिस्कल का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की जो इनकम है टैक्सेस के थ्रू, जो भी पब्लिक टैक्स वगैरह पे कर रही है, गवर्नमेंट फ़ी हम देते हैं कुछ, जो भी स्टैम्प ड्यूटी है कुछ भी, तो उससे जो गवर्नमेंट की इनकम होती है उस इनकम को वो पब्लिक पर स्पेंड करती है। लेकिन पिछले कुछ ईयर से जो है वो क्या चल रहा था कि गवर्नमेंट को घाटा हो रहा है, डेफिसिट में है, उसे बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट, कि गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा कर रही है, जो हमारा बजट आता है एवरी ईयर, लेकिन इनकम कम है। तो इस फिस्कल डेफिसिट को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि कुछ हम जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ लाएं ताकि हमारी जो ये फिस्कल की कंडीशन है डेफिसिट की, ये सॉल्व हो सके। उसी के साथ गवर्नमेंट ने जो है वो लाई मॉनेटरी रिफॉर्म्स। मॉनेटरी रिफॉर्म्स में आप ये देखते हो कि मार्केट में जो मनी की सप्लाई है वो कैसी होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड हो या लिबरल हो, कि अगर तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करें तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन सस्ते कर देगी।
लोग लोन लेंगे, उनके पास खर्च करने के लिए पैसा होगा तो वो स्पेंड करेंगे वो पैसा। और गवर्नमेंट चाहती है कि भाई महंगाई बढ़ रही है तो लोग अगर कम डिमांड करेंगे तो अपने आप प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा। तो उस केस में गवर्नमेंट लोन्स महंगे कर देगी कि अगर पैसा ही नहीं होगा लोगों के पास तो वो डिमांड कैसे करेंगे मार्केट में। सो इस तरह से ये मॉनेटरी रिफॉर्म्स लाई गई जिससे जो है वो मार्केट की सिचुएशंस को कंट्रोल किया जा सके। अब वो डिपेंड करेगा कि उस टाइम पर क्या सिचुएशन है मार्केट की, उस अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नमेंट अपना पॉलिसी में चेंज करेगी। नेक्स्ट उसके बाद होती हैं आपके पास कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। अब कैपिटल मार्केट जो होती है वो क्या होती है आपकी, कि जहाँ पर शेयर्स वगैरह जो हैं वो उनका सेल परचेज होता है, वो होती है कैपिटल मार्केट, जहाँ पर सिक्योरिटीज़ जो हैं वो खरीदी और बेची जाती हैं। तो कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने जो है वो एक मेन जो चेंज किया वो था सेबी को एस्टैब्लिश करना। सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो था ये कंट्रोल करता था कंपनीज को कि जो कंपनीज अपने शेयर्स को जो है वो बेचेंगी उन पर जो है वो रूल्स रेगुलेशंस लगाना ताकि वो कस्टमर्स को एक्सप्लॉयट ना करें। जिसने भी शेयर खरीदना है, शेयर होल्डर को, मतलब कस्टमर वही है जो शेयर खरीदेगा, शेयर होल्डर, उनके इंटरेस्ट को हैम्पर ना करें। तो यहाँ ये रिफॉर्म्स लाई गई ताकि कैपिटल भी, लोगों से जो है वो फंड्स इकट्ठे करके कैपिटल भी अरेंज हो और लोगों का इंटरेस्ट भी सेफ गार्ड हो, वो सेफ महसूस करें अपना पैसा किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करके। देन था प्राइस कंट्रोल को हटाना, कि पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में, जैसे फर्टिलाइज़र, स्टील, आयरन, इनमें कि इनका प्राइस क्या रहेगा। अब गवर्नमेंट ने जो है वो ये प्राइस कंट्रोल हटाया ताकि कंपनीज खुद से सेट कर सकें अपना प्राइस कि हमें कितने में सेल करना है। ये सारे देखिए गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए। अब इन रिफॉर्म्स का जो है वो इम्पैक्ट क्या आया, वो इम्पैक्ट हम डिस्कस करते हैं। वही इम्पैक्ट था जो गवर्नमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। तो इसका इम्पैक्ट आप कह सकते हो सबसे पहले तो कि कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हुआ। कंपटीशन क्यों बढ़ा, क्योंकि कंपनीज बहुत सारी हो गई बिजनेस करने वाली, तो फिर आपस में कॉम्पीट करेंगी तो अपने आप ही राइट एक फेयर प्राइस के ऊपर कस्टमर्स को प्रोडक्ट देंगी। तो कंपटीशन इंक्रीज होने का मेन कारण था इंडिया में एमएनसीज का आना, मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन की कंपनीज आई जिन्होंने बिजनेस किया इंडिया में आकर, तो इससे कंपटीशन इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट है आपके पास इम्पैक्ट मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। तो मोर डिमांडिंग कस्टमर्स में आप कह सकते हो कि जो आपके कस्टमर्स थे अब उनके पास चॉइस है, वो डिमांड कर सकते हैं कि मुझे ये नहीं ये खरीदना है, क्योंकि उन्हें ऑप्शंस बहुत सारे मिल गए, इतनी सारी कंपनीज खुल गई। तो यहाँ कस्टमर्स के लिए ये चीज़ बेनिफिट में रही। उसके बाद था आपका टेक्नोलॉजिकल चेंज। अब टेक्नोलॉजिकल जो चेंज था वो इसलिए क्योंकि देखिए फॉरेन कंपनीज आकर के बिजनेस करने लगी तो नई टेक्नोलॉजी आई इंडिया में। तो उस टेक्नोलॉजी की वजह से आपका जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसका मेन फैक्टर ही है कि अगर नई नई इनोवेशंस आएंगी तो वो जो आउटडेटेड तरीके से बिजनेस कर रहा है उसे नेगेटिव वे में अफेक्ट करेंगी। तो उन्हें अपने बिजनेस को या तो करना होगा अपग्रेड, अदरवाइज उनके बिजनेस में सेटबैक आ जाएगा कि उनका बिजनेस रुक जाएगा वहीं। तो यहाँ बेसिकली जो आम जनता है उनके लिए बेनिफिट है कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ करने को मिली। नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास है कि नेसेसिटी फॉर चेंज। यहाँ वही है
जो हमने अभी बात की कि कंपनी के लिए ये बात नेसेसरी हो गई कि वो अपनी कंपनी में जो अपने बिजनेस करने के तरीके हैं उसमें बदलाव करें, क्योंकि सब कुछ चेंज हो रहा था, नई नई कंपनीज आ रही थी, उनके अपने तरीके हैं काम करने के। तो यहाँ रैपिड चेंजेस होने की वजह से हर एक लेवल पर हर कंपनी को चेंजेस करने नेसेसरी हो गए। नेक्स्ट आपके पास है डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कि जो आपका एम्प्लॉय है काम करने वाला, उसके डेवलपमेंट के लिए भी आपको काम करना होगा, क्योंकि अगर आप उन्हें ट्रेन नहीं करोगे तो वो नए बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ कैसे कोप अप करेगा। तो उनकी ट्रेनिंग्स भी नेसेसरी हुई और उन्हीं ट्रेनिंग्स की वजह से उनका विकास हुआ, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट आपके पास था मार्केट ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन मतलब ये जो व्यू पॉइंट है ना, मार्केट ओरिएंटेशन, यहाँ पर आपका जो व्यू पॉइंट पहले क्या था कि आप जो भी बनाओगे कस्टमर उसे खरीद लेगा, क्योंकि उसके पास पहले चॉइस नहीं थी। अब इस व्यू पॉइंट में बदलाव आया, अब जो कस्टमर कहेगा वो आप बनाओगे। आप पहले मार्केट में सर्वे करोगे कि कस्टमर्स आजकल क्या प्रेफर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन करोगे। सो यहाँ ये जो है इस ओरिएंटेशन में, सोच में बदलाव आया, बिजनेस करने की जो अप्रोच थी वो चेंज हुई। उसके बाद है कि लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर था, गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाला सेक्टर, उसमें जो बजट में जो एलोकेशंस होती हैं कि इतना पैसा सरकार इस सेक्टर में लगाएगी, तो वहाँ जो गवर्नमेंट सेक्टर्स थे उन्हें कम बजट का सपोर्ट मिला गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि प्राइवेट सेक्टर जो है उन्हें अच्छे से चला पाएंगे, गवर्नमेंट के पास फंड्स की कमी थी, तो गवर्नमेंट चाह रही थी कि प्राइवेटाइजेशन हो जाए। तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ी, उन्होंने जो है वो बेटर वे से चलाया उन सेक्टर्स को, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में जब वो प्राइवेट हैंड्स में गए तो वहाँ प्राइवेट हैंड्स में बहुत सारे लोगों ने मिला कर के उसमें पैसा लगाया, क्योंकि शेयर सेल होते हैं तो शेयर्स में पब्लिक का पैसा लगता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो शेयर्स खरीदते हैं, तो जो कैपिटल की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। सो बेसिकली यहाँ गवर्नमेंट ने लेस अपना सपोर्ट दिया पब्लिक सेक्टर को चलाने में, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन पर उस टाइम पे गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट था। सो यहाँ ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थी आपकी, आप अगर कंक्लूड करें तो ये कह सकते हो आप कि इन्होंने इंडिया के बिजनेस को पॉजिटिवली अफेक्ट किया है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है इंडिया में। सो ओवरऑल हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, ये आप एज कंक्लूजन कह सकते हैं। और अगर मैनेजरियल रिस्पॉन्स की मैं बात करूं कि मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या रहा, तो मैनेजरियल रिस्पॉन्स में आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे चेंजेस आ रहे थे, कंपनीज ने उन चेंजेस को एनालाइज किया और एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग स्टेप भी लिए। जैसे अगर आप एक एग्जांपल लें, निरमा कंपनी जो है, उन्होंने देखा कि हमारी जो है वो ब्रांड वैल्यू अच्छी है, सोप, डिटर्जेंट ये सब बनाती है वो, उन्होंने देखा कि मार्केट में हमारी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, तो उन्होंने अपना नए रेंज ऑफ प्रोडक्ट, वॉशिंग सोप्स, टॉयलेट सोप्स, ये सब भी मार्केट में लॉन्च किए, क्योंकि उन्हें पता था कि इस वक्त हमारी गुडविल है और इस वक्त पे लोग जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो उनके लॉन्च करने के बाद जैसे ही बाकी कंपनीज को लगा कि हमारे लिए तो ये चीज़ नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि निरमा कंपनी कैप्चर करेगी मार्केट के शेयर को, तो कुछ और कंपनीज जैसे कि गोदरेज कंपनी ने अपने कुछ प्रोडक्ट लाए, हिंदुस्तान लीवर ने जो है वो
और कुछ नए जो है वो मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट, मतलब कोई नया सोप मार्केट में लॉन्च करे। सो बेसिकली इन जो आपकी अलग अलग कंपनीज़ हैं, इन्होंने इस एनवायरनमेंट को स्टडी किया कि यहाँ कस्टमर मांग रहा है वैरायटी बेसिकली, क्योंकि मोर डिमांडिंग कस्टमर हैं। तो उन्होंने उस सब को एनालाइज करते हुए मार्केट में स्टेप्स लिए। ये उनका रिस्पॉन्स था मार्केट की तरफ, कस्टमर के टेस्ट और प्रायोरिटीज़ को देखते हुए। सो यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट का हमारा जो चैप्टर था वो फिनिश है। कंक्लूड अगर आप इसे करें तो आप ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा डायनामिक नेचर का होता है, बदलता रहता है, एवर चेंजिंग है। तो वो ही कंपनी या वो ही बिजनेस मार्केट में स्टेबल रहेगा या स्टे एग्जिस्ट करेगा जो टाइम के साथ, चेंजेस के साथ कॉप अप कर सके। अगर आप एक जगह पर आकर रुक जाएंगे तो फिर आपका बिजनेस जो है वो नहीं चलेगा। आपको अपने अंदर जो है वो मोल्ड करना होगा चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।